देखो रोज रोज का ये ड्रामा ना बंद करो आप लोग। अरे एक घर का काम नहीं होता आप लोगों से? जब देखो तब लड़ने के बहाने ढूंढती रहती हो आप लोग, वो भी बस घर के काम को लेकर। अर्जुन, अब तुम ही बताओ ना कि मैं अकेले क्या क्या करूं। अब तो हमारी एक बेटी भी है जो कि स्कूल जाती है। अगर मैं उसके ऊपर ध्यान ना दूं और घर के काम काज में ही लगी रह जाऊं तो वो भी ठीक नहीं है ना। रहने दो ज्योति, काम ना करने के बहाने मत ढूंढो। मैं तुम्हें ना बहुत अच्छे से जानता हूँ, और माँ मैं आपको भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप दोनों ही ना कामचोर हो। हाँ हाँ, यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे पैदा किया था। आज तुझे तेरी माँ कामचोर दिखाई दे रही है, पर भूल गया वो दिन तू, जब रात को तेरी माँ उठ उठ के तुझे खाना देती थी, तुम सबको तैयार करके स्कूल भेजती थी, और आज बीवी के आते ही माँ को कामचोर बोल रहा है। माँ पहली बात तो ये, घर का काम कोई पड़ोसी करने तो आएगा नहीं। जो घर में रहता है उसे काम तो करना ही होगा। इसलिए अब से रसोई का मैं बंटवारा करता हूँ। आज से दिन के समय रसोई आप संभालोगी और रात के समय ज्योति। बंटवारा करने से घर का काम नहीं हो जाता। तुम्हारी माँ सच में कामचोर है। तुम्हें क्या लगता है कि बंटवारा करने से तुम्हारी माँ समय पर सारा काम कर देगी? अरे मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है इनसे। ओ चुड़ैल, तू अपने काम पर ध्यान दे। तेरा काम रात का है तो तू काम रात में करियो। अभी मुझे क्या करना है क्या नहीं ये मुझे मत सिखा तू। मैं अपना काम अच्छे से कर लूंगी। दोनों सास बहू आए दिन काम को लेकर घर में लड़ती ही रहती और उनके घर में ये महायुद्ध चलता ही रहता, जिस वजह से परेशान होकर अर्जुन को अपने घर में ही रसोई का बंटवारा करना पड़ता है। दिन में सास की रसोई होती थी तो वहीं रात में बहू की। ऐसे ही अगले दिन ज्योति अपनी सास के ऊपर हुक्म चलाते हुए कहती है, माँ जी, ओ मेरी प्यारी माँ जी, दिन की रसोई आपकी है ना, तो आज आप खाने में शाही पनीर और जीरा राइस और हाँ गाजर का हलवा बना लेना। बहुत मन कर रहा है मेरा। और हाँ, प्रिया भी स्कूल से आती ही होगी, उसने भी मुझे कहा ही था कि माँ आज दिन में मुझे यही सब खाना है। अरे तुझे शर्म नहीं आती क्या अपनी सास को इस तरह से ऑर्डर देते हुए? यही सीख कर आई है क्या अपने मायके से? मायके का तो पता नहीं, पर जो कुछ भी सीखा है ना वो मैं ससुराल से ही सीखी हूँ। बाकी दिन का काम आपका है तो आपका फर्ज बनता है सारा काम अच्छे से करने का। मंजू को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में खाना बनाने लगती है। ऐसे ही रात को ज्योति रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही होती है। तभी मंजू भी ज्योति से बदला लेते हुए कहती है, ओ मेरी कुलक्षणी बहू, काम चोरी करते करते कमजोरी आ गई है क्या? थोड़ी सी मेहनत कर ले, शरीर की हड्डियों में भी ताकत आ जाएगी। ओ मेरी कामचोर माँ जी, जो सलाह आप मुझे दे रही हैं वही सलाह अगर आप खुद के ऊपर लागू कर ले तो शायद तो आपकी बूढ़ी हड्डियों में भी ताकत आ जाएगी। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने जो तुझ जैसी डायन मेरे घर की बहू बन गई। अरे ओ महारानी, मैं ये बोल रही हूँ कि आज चिकन तंदूरी और नान बना लेना। मुझे आज चिकन तंदूरी खाने का मन कर रहा है। आपका बेटा शादी करके इस घर की बहू और अपने लिए बीवी लेकर आया है, ना कि बावर्ची कि मैं आपके हिसाब से कुछ भी बनाने लग जाऊंगी। चाहे अब कुछ भी हो जाए, मुझे चिकन तंदूरी खाना है तो मतलब खाना है। अब आएगा मजा। बहुत ऑर्डर दे रही थी ना दिन में, अब अगर मेरा ऑर्डर कैंसिल किया ना तो तुझे गंदा खाना बनाकर खिलाऊंगी दिन में, फिर मत बोलियो। और मैं तेरी जिंदगी पूरी खराब कर दूंगी, इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू मेरी फरमाइश पूरी कर दे। ऐसे ही दोनों सास बहू मिलकर एक दूसरे पर हुक्म चलाने लगती हैं और एक दूसरे को ऑर्डर देने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन ऐसे ही दिन के समय में मंजू के फोन पर उसकी सहेली विमला का फोन आता है। मंजू फोन उठाती है। अरे मंजू, तू कहाँ है? तू भूल गई क्या? 11 बज चुके हैं, कीर्तन शुरू होने वाला है, कब आएगी तू? अरे विमला बहन, ये तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। अब क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे इसमें समझना क्या है, नहा धोकर जल्दी आ जा, सारी सहेलियां आ चुकी हैं। अब मैं तुझे क्या ही बताऊं, मैं किन हालातों में फंसी हुई हूँ। मेरे घर में बहुत सारा काम फैला हुआ है। हे भगवान, बहू के होते हुए तू काम कर रही है। अरे मंजू, तू सास है सास, काम छोड़ छाड़ करके कीर्तन में आ जा, बहू कर लेगी अपने आप सारा काम। मंजू को कीर्तन में जाने का मन था, पर काम के बंटवारे के चक्कर में मंजू को कुछ नहीं समझ आता कि वो क्या करे। इसलिए मंजू रसोई में जाती है और पूरी रसोई को ताक झाक करने के बाद कहती है, क्या करूं, सारा काम तो फैला हुआ है, कीर्तन में जाऊं या ना जाऊं? वैसे काम से बचने का कीर्तन में जाने का बहुत अच्छा बहाना है। एक काम करती हूँ कि चली ही जाती हूँ, महारानी आकर देखेगी तो खुद ही अकेले सारा काम करेगी। अच्छा आइडिया है।
मंजू बिना खाना बनाए, बिना रसोई की साफ सफाई किए नहा धोकर कीर्तन में चली जाती है। थोड़ी देर तक ज्योति स्कूल से अपनी बेटी प्रिया को लेकर आती है। प्रिया को बहुत जोरों की भूख लगी थी। मम्मी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, खाना दो। रुक जा बेटा, अभी किचन में जाकर देखती हूँ कि तेरी दादी ने खाने में क्या बनाया है। ज्योति हाथ पैर धोने के बाद किचन में जाती है और पूरा किचन फैला हुआ था। किचन का नजारा देखकर ज्योति को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर प्रिया आती है और अपनी माँ से कहती है, क्या हुआ मम्मी, अभी तक खाना नहीं बना क्या? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। बेटा प्रिया, तू बस मुझे 5 मिनट दे दे, मैं भी तेरे लिए कुछ खाना बना देती हूँ। ज्योति गुस्से में आग बबूला हो जाती है, लेकिन मजबूरन उसे अपनी बेटी के लिए खाना बनाना पड़ता है। ऐसी एक शाम 6 बजे मंजू घर वापस आती है और आराम से सोफे पर बैठकर पानी पीने लगती है। तभी वहाँ ज्योति आती है और अपनी सास को घूरने लगती है। अब ऐसे क्यों घूर रही है? मुझे गला दबाने का मन है क्या मेरा? मन तो यही कर रहा है मेरा, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है मेरी। सत्यानाशी कुलक्षणी, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी सास से ऐसे कौन बात करता है? अगर गला दबाने का इतना ही शौक है ना तुझे, तो जा अपनी माँ का गला दबा दे जाके। बिना बात के धरती पर बोझ बनी हुई है। देखो माँ जी, मुझसे बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई डरने वाली नहीं हूँ आपसे। आपको क्या लगा कि आप बिना काम किए ही कहीं चली जाओगी और मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगी? जब काम का बंटवारा हो चुका है तो आपने दिन में खाना क्यों नहीं बनाया? रसोई का सारा काम क्यों नहीं किया आपने? तेरे बाप ने दहेज देकर मुझे क्या नौकरानी बना दिया था जो मैं रसोई का काम करूं? अरे मेरा घर, मेरी मर्जी। मुझे कीर्तन में जाना था, मैं चली गई। और अगर तुझे इतनी ही तकलीफ हो रही है तो तू घर का सारा काम कर लेना खुद। शाम को एक बार फिर से दोनों सास बहू में बहस शुरू हो जाती है और बहस इतनी लंबी हो जाती है जिसके चक्कर में रात का खाना भी नहीं बन पाता। ऐसे अर्जुन भी ऑफिस से घर आता है और उसको भी बहुत जोर की भूख लगी हुई थी। डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो अपनी माँ और पत्नी को आवाज लगाता है, अरे ज्योति, कहाँ हो तुम? अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया है? देखो, तुम्हारी माँ ने दिन में रसोई का कोई काम नहीं किया था, इसलिए अब मैं रात में कोई काम नहीं करूँगी। अपनी माँ से कह दो कि वो जाकर रसोई का काम करे। अरे भाई, अब ये कौन सा नया ड्रामा है? रसोई का बंटवारा करने के बाद भी तुम दोनों का कलेश खत्म होने का नाम नहीं लेता। एक काम करता हूँ, मैं कल से ऑफिस जाऊंगा ही नहीं। घर का काम अब से सारा मैं ही करूंगा। तुम दोनों सास बहू आराम करना, घर के काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अर्जुन गुस्से में आग बबूला हो जाता है। सुबह सुबह उठकर अर्जुन घर का सारा काम करना शुरू कर देता है। उसको काम करते देख मंजू और ज्योति दोनों खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। मंजू और ज्योति दोनों रसोई में जाकर अर्जुन को काम करने से रोकने लगते हैं। अरे बेटा तू रहने दे, हमारे होते हुए तू रसोई का काम करेगा? रहने दे बेटा तू, मैं अकेले ही सारा काम कर लेती हूँ। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम रहने दो और जाकर तैयार हो जाओ ऑफिस के लिए, लेट हो जाओगे तुम। मैं अकेले ही सारा काम कर लूंगी, या माँ जी को कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बस रहने दो, तुम लोगों का ना बस 5 मिनट का ड्रामा है। उसके बाद मैं चला जाऊंगा ऑफिस और तुम लोग फिर से यही करोगे। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं यहाँ रहकर घर का सारा काम करूँ। नहीं जाना मुझे नौकरी पर। तुम लोग बस आराम से बैठो और सारा काम मैं खुद करूंगा, क्योंकि तुम्हें तो तकलीफ होती है ना काम करने में। अर्जुन मुझे माफ कर दो, ये जो भी कुछ हो रहा है सब मेरी वजह से ही हो रहा है। एक बहू होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं माँ जी को घर का कोई काम ना करने दूं, लेकिन ना काम करने के बहाने ढूंढने की आदत हो गई थी मेरी, इसलिए रोज रोज काम के चक्कर में घर में कलेश होते थे। लेकिन अब मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दोनों सास बहू अर्जुन के सामने लड़ाई झगड़ा ना करने का वादा करती हैं और दोनों मिलकर साथ में घर का सारा काम किया करती थी। शांति का पति रमेश मजदूरी करता था और उसकी एक बेटी रेनू और बेटा उमेश सभी साथ में रहते थे। रेनू की उम्र दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी और रेनू की शादी के लिए लड़के वाले देखने आते थे, पर बाद में मना कर देते थे। दूसरी तरफ शांति का बेटा उमेश, जिसको शांति ने लाड पर चढ़ा रखा था, जिसकी वजह से उमेश कामचोर निकल गया था। हे भगवान, पता नहीं कब मेरी बेटी रेनू की शादी होगी। बेचारी की उम्र भी इतनी हो गई है, पर अभी तक घर में कोई खुशियाँ नहीं आई। अरे शांति, तुम चिंता मत करो, हमारी बेटी की किस्मत में जब होगा ना तो अच्छा लड़का मिल जाएगा और चट मंगनी पट ब्याह भी हो जाएगा। अगर आज तुम अच्छे पैसे कमाने वाले होते तो शायद मेरी बेटी का रिश्ता किसी अच्छे घर में होता। आज शादी हो जाती। जिंदगी भर बस गरीबी ही देखी है। अगर तुम्हें ज्यादा गरीबी लग रही है ना तो घर में तुम्हारा बेटा
उमेश भी तो है, उसे सर पे क्यों चढ़ा के रखती हो? उस कामचोर को बोलो ना बाहर जाके काम करे, सारा दिन घर में पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता। अरे मेरे बेटे के बारे में कुछ गलत मत बोलो, अभी उसकी उम्र खेलने कूदने की है, ना कि मजदूरी करने की। शांति अपने बेटे के पक्ष में अपने पति रमेश से बहस करती है। कुछ देर बाद रमेश के पास उसके बचपन के दोस्त अशोक की बेटी रितिका का फोन आता है। अशोक की तबीयत खराब होने के कारण रमेश अशोक को देखने के लिए गांव जाता है। अशोक तू चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं रमेश, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मुझे मेरी बेटी की चिंता लगी हुई है। मेरे जाने के बाद मेरी बेटी रितिका बिल्कुल अकेले रह जाएगी। रितिका की लंबाई की वजह से रिश्ते के लिए कोई हाँ नहीं कर रहा है। पता नहीं मेरे जाने के बाद उसका क्या ही होगा, कैसे शादी होगी उसकी। पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हो? और आपको कुछ नहीं होगा। अंकल जी, पिताजी को समझाइए ना, ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी। अशोक तूने मेरी हर चीज में मदद की है और मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरी बेटी की शादी मैं अपने बेटे उमेश से करवाऊंगा और रितिका ही मेरे घर की बहू बनेगी और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और देखना शादी के बाद हम दोनों समधी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी दिखाई देंगे। पिताजी, पिताजी आप चुप क्यों हो गए? कुछ बोलिए ना। देखिए ना अंकल, पिताजी को क्या हो गया, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। डॉक्टर देखिए ना अशोक को क्या हो गया है, ये तो कुछ बोल भी नहीं रहा। कुछ देर बाद डॉक्टर आके बताता है कि अशोक का देहांत हो गया है। अशोक के देहांत के बाद कुछ दिन बाद रमेश रितिका को अपने घर ले आता है और अपने दोस्त अशोक से किए हुए वादे को पूरा करता है। शांति, हम रितिका और उमेश की शादी के बारे में सोच रहे हैं और मैं चाहता हूँ रितिका हमारे घर की बहू बने। शायद हमारा बेटा भी शादी के बाद सुधर जाए और जिम्मेदारी आने पे काम काज करने लग जाए। ये तुम क्या बोल रहे हो? और उमेश इतनी लंबी लड़की से शादी के लिए बिल्कुल नहीं मानेगा। पिताजी, माँ सही बोल रही हैं। उमेश उससे शादी के लिए मना करेगा और वो इतनी लंबी है कि हमारे बीच में अजीब लगेगी। रेनू तू अपनी जुबान बंद रख, मुझे पता है उमेश मेरी बातों को बिल्कुल नहीं टालेगा, वो मेरे बोलने पे रितिका से शादी करेगा। पापा जी, रितिका की कद देखी है आपने? अरे वो मुझसे बहुत लंबी है और पाँव देखे उसके बच्चों जैसे हैं। अगर शादी कर ली मैंने उससे तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। बेटा अशोक ने मेरी बहुत मदद की थी और तू अपने बाप का मान रखेगा या नहीं? उमेश अपने पिताजी के कहने पर रितिका से शादी कर लेता है। शादी के बाद रितिका पूरा घर संभालती थी। रितिका और उमेश की शादी से रमेश के अलावा कोई खुश नहीं था और रितिका से कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए थे। बहू, तू इतनी लंबी है और दूसरा तेरे पैर बच्चों की तरह छोटे हैं। पता नहीं कौन सी कोख से जन्म लिया है तूने। तू बहुत खुशकिस्मत है जो तेरी शादी मेरे बेटे से हुई है, वरना तुझे देखकर तो कोई दोबारा देखे भी ना। माँ आप सही बोल रही हो, इसका तो लंबा कद देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी है और नीचे देखो तो लगता है बच्चा खड़ा है। शांति, थोड़ी तो शर्म करो, रितिका तुम्हारी बहू है, किस्मत उसकी नहीं तुम्हारी खुली है। तुम दोनों माँ बेटी आराम फरमा रही हो, वो सब इस बेचारी के कारण हो रहा है और ये पूरा घर अकेले संभाल रही है। सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। रेनू और शांति के इतना बोलने के बाद भी रितिका कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। रितिका रात को कमरे में अपने पिताजी की तस्वीर देखकर याद करके रोती रहती थी। रितिका को देख उमेश उससे कभी नहीं पूछता था और चुपचाप से अपने कमरे में आकर सो जाता था। फिर एक दिन शांति की पड़ोसन रीता आती है। शांति बहन, जब से तेरी बहू आई है तूने तो घर पर आना ही छोड़ दिया। क्या बताऊं रीता बहन, जब से मेरी बहू आई है मुझे तो घर से बाहर निकलने में भी शर्म आती है। कहीं मेरी लंबी बहू की वजह से मेरा मजाक ना बने। मुझे तो बाजार से इसके नाप की चप्पल लाने में भी शर्म आती है। कोई पूछ न ले कि ये बच्चों वाली चप्पल किसके लेकर जा रही हो। और तू बता कैसे आना हुआ तेरा? मैं तो बस आराम से घर में फ्री बैठी थी तो सोचा तुझसे मिल आऊं और तेरी बहू को भी देख लूं। तेरे बेटे की शादी में मैं तो गांव में थी,
इसलिए तेरी बहू को देख नहीं पाई। वैसे कहाँ है तेरी बहू, कहीं दिख नहीं रही है। शांति रितिका को आवाज लगाकर बुलाती है और रितिका रसोई में जाकर दोनों के लिए चाय बनाकर लाती है। रीता चाय पीते पीते रितिका के पैर देखती है और खुश होकर शांति से बोलती है, वैसे शांति बहन, तेरी बहू लंबी है, पर तेरी बहू तुम्हारे लिए एक लक्ष्मी है और तू बहुत भाग्यशाली है जो तेरे घर में ऐसे छोटे पैरों वाली बहू आई है। शादी को तो हफ्ता भर हो गया, पर अभी तक तो कोई भाग्य नहीं खुला। ऊपर से घर में पैसे की इतनी तंगी चल रही है। बहू, मैं तेरे लिए छोटे नाप की चप्पल ले आई और तू अब से बिना चप्पल के नहीं रहेगी, समझी? वरना कोई और पड़ोसन घर में आएगी, देखेगी तुझे बिना चप्पल के तो मुझे ही बोलेगी। शाम होते ही सारे खाना खाते हैं। तभी शांति के फोन पर रेनू के रिश्ते के लिए फोन आता है और रेनू का रिश्ता पक्का हो जाता है। सभी रेनू की शादी की तैयारी में लग जाते हैं। कुछ दिन बाद रेनू की भी शादी हो जाती है। देखा शांति, हमारी बहू के घर में प्यार पड़ते ही हमारी बेटी रेनू की शादी भी हो गई। वरना काफी समय से लड़के वाले मना करके चले जाते थे और बहू के आने के बाद एक अच्छे लड़के का रिश्ता आया और शादी हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हमारी बेटी की इतनी अच्छी किस्मत थी जो आज मेरी बेटी इतने अच्छे परिवार में गई है। माँ, पापा जी, आज मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आप लोग बहुत खुश हो जाओगे। इतने खुश होगे कि नाचने लगोगे। अब बताएगा भी, हमें खुशी किस बात की? बस अकेला ही खुश होता रहेगा। माँ, मेरी जॉब लग गई, अब मैं रोज ऑफिस जाऊंगा। अरे वाह बेटे, ये तो बहुत खुशी की बात है, तूने तो दिल जीत लिया। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ जो तेरा भी काम लग गया और रेनू की भी शादी हो गई और मेरी बहू आने के बाद मुझे घर की सारी चिंता बिल्कुल खत्म हो गई। रितिका बहू, मेरी पड़ोसन सही बोलकर गई थी, तू इस घर में लक्ष्मी बनकर आई है। घर में तेरे पैर पड़ने से मेरी बेटी की भी शादी हो गई और मेरे बेटे की नौकरी भी लग गई। मुझे माफ कर देना बहू, जो मैंने तुझे इतना भला बुरा कहा, सबके सामने तेरा मजाक बनाया और तूने कभी पलटकर मुझे जवाब नहीं दिया। तू मेरी बहू नहीं, बेटी है। सबसे बड़ी खुशी की ये बात है कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया और तुमने रितिका को बहू नहीं बेटी माना। शांति अपनी बहू रितिका को गले लगा लेती है। उमेश भी रितिका से माफी मांग लेता है और रितिका से अच्छे से बात करने लगता है। शांति अपनी बहू को रोज बाजार लेकर जाती है। जो भी बाजार में रितिका के लंबे कद का मजाक बनाते थे, शांति उससे लड़ाई करने लग जाती थी। रितिका भी अपने पति उमेश और अपनी सास ससुर के साथ बहुत खुश थी।